तो दोस्तों, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, उसके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। गैमेटोजेनेसिस में दोस्तों हम दो टाइप की प्रोसेस देखेंगे। एक मेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और एक फीमेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम oogenesis कहते हैं। मतलब जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होगा, oogenesis होगा, और टेस्टिस के अंदर क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी की टर्म्स में हम एक बार देखते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो हो गया वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया किसका, मेल का, और ओवरीज जो हो जाती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाता है किसका, फीमेल का। ठीक है, तो हमने जैसे अभी बात की कि टेस्टिस के अंदर क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, और ओवरीज के अंदर क्या होगा, oogenesis होगा। ठीक है, तो स्पर्म को अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल बन रही थी। एक जो थी वो प्राइमरी जर्म सेल थी, जो यहाँ पर दिया हुआ है प्राइमरी जर्म सेल थी, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे थे। क्या कह रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया कह रहे थे। और स्पर्मेटोगोनिया से क्या होगा, स्पर्म प्रोड्यूस होगा, जिसकी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। जबकि हमने कल देखा था कि इसके साथ जो सर्टोली सेल बन रही है वो हेल्प कर रही है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। कैसे कर रही है ये अभी हम देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या हुआ कि जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है स्पर्मेटोगोनियम होता है। स्पर्मेटोगोनिया का सिंगुलर फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। अभी हम समझेंगे स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है। द प्रेजेंट ऑन इंक्रीज द नंबर, मतलब क्या होगा कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है इसके अंदर क्या होगा कि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका नंबर जो है इंक्रीज होगा। इसके बाद क्या होगा, अभी अगर हम देखें तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया जो है या स्पर्मेटोगोनियम जो है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अभी ह्यूमन की कोई सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो दोस्तों ये कैसी हो जाएगी, ये डिप्लॉइड सेल हो जाएगी। 2n सेल जो है ये हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड सेल कहेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या हो गई, डिप्लॉइड सेल हो गई। इसके बाद क्या होगा कि अब क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है क्या होगी, म्योसिस करेगी। क्या होगी, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो द मियोटिक डिवीजन। मतलब अब क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ये स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेंगे। तो अगर हम देखें तो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे ये हैप्लॉइड बनेंगे। ध्यान रखने की चीज है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो अब हमने देखा कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, जिससे क्या हुआ कि दो इक्वल सेल बनी, फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल सेल। अब यहाँ पर इक्वल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम oogenesis में इक्वल और अनइक्वल का डिफरेंस जो है देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ इससे दो इक्वल सेल जनरेट हुई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे हैं, हैप्लॉइड है दोस्तों। कैसे हैं, हैप्लॉइड है। ठीक है, एन सेल जो है ये हो जाती है, हैप्लॉइड सेल हो जाती है। अब क्या होगा कि अब इसके बाद देखें तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मियोटिक डिवीजन, मतलब जैसा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ ऐसा सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। और जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा इसमें क्या होगा, इसमें दो से क्या हो जाएंगी, चार हो जाएंगी, और इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या हुआ, प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट था उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। कितने बने, दो बने। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, इससे स्पर्मेटिड बने। दोनों डिवीजन कौन से हुए, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो अभी कितने हो गए हमारे पास स्पर्मेटिड, दोस्तों हमारे पास चार जो है स्पर्मेटिड हो गए। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन जो है हो गया। और ये जो स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड कुछ नहीं कर रहे हैं, ये स्पर्मेटिड अपना जो स्ट्रक्चर है इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब अपने स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म करके क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म।
खाली जो स्पर्मेटिड है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ट्रांसफॉर्म करके उसने अपने शेप में चेंज किया और क्या बना लिया, स्पर्मेटोजोआ बना लिया या स्पर्म बना लिया। और इसको बनाने की प्रोसेस, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को बनाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगी दोस्तों, स्पर्मियोजेनेसिस। इसका हम ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, ये स्पर्मियोजेनेसिस की जरूरत क्यों लगी, ये जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे स्पर्म का तो हमें समझ में आएगा कि इसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत क्यों लगी, स्पर्मियोजेनेसिस की जरूरत क्यों लगी। अब अगर हम देखें तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब जब स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, स्पर्म बन गया, तब क्या हुआ, तब स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। मतलब अगर आप यहां पर देखें तो ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया स्पर्म हेड। ठीक है, ये स्पर्म हेड हो गया और ये स्पर्म हेड किससे जुड़ा हुआ है, इन सर्टोली सेल्स से जुड़ा हुआ है। ये जो सेल्स है ये सारी सर्टोली सेल होगी। ठीक है ना, तो स्पर्म हेड किससे जुड़ा हुआ है, सर्टोली सेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहां तक चीजें हमें क्लियर हुई, यहां तक चीजें जो है हमें क्लियर हो जाती है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि ये जब रिलीज होगा, ये जो स्पर्म है अभी जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए से ये क्या होगा, सर्टोली सेल से क्या होगा, रिलीज होगा। अब देखिए, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये यहां से अलग होके और क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या होगा, रिलीज होगा। और ये जो रिलीज होने की प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म के रिलीज होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्पर्मिएशन कहलाएगी। ठीक है ना। इसके बाद अब देखते हैं क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा, तो ध्यान रखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी की एज के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, और कैसे होगा देखेंगे, कौन से हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करेंगे। अब हम इस देखें कि ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये कौन से हैं, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए हैं क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पर टर्म दिया हुआ है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए हार्मोन है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थोड़ा सा समझेंगे, गोनेडोट्रोपिन में और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में डिफरेंस है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिग्नल दे रहा है किसको, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है GnRH को, और ये जो GnRH होता है ये सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करती है, यहां पर ये देखिए ये लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगी किसको, गोनेडोट्रोपिन्स को। ध्यान रखेंगे, गोनेडोट्रोपिन्स को सिक्रीट किसने किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने, जबकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को किसने सिक्रीट किया, हाइपोथैलेमस ने। तो पहले हाइपोथैलेमस ने हाइपोथैलेमस जो है इसने क्या किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किए, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करने के बाद ये जो सिग्नल गया किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये सिग्नल दे रहा है गोनेडोट्रोपिन को रिलीज होने के लिए। कहाँ गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया कि जो गोनेडोट्रोपिन्स है इन्हें रिलीज कर दिया। अब गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से, गोनेडोट्रोपिन्स में एक होगा क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LH कहेंगे, और दूसरा क्या होगा, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH और LH। तो गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से, एक हो गया LH और दूसरा हो जाता है FSH। अब क्या होगा देखते हैं, देखिए जो LH है, LH जो है एक्ट एट द लेडिक सेल। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो लेडिक सेल है, लेडिक सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है या कि ये एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट कर रही थी। क्या सिक्रीट कर रही थी, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट कर रही थी, ये हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, लेडिक सेल क्या कर रही, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट कर रही। तो LH क्या हुआ, LH ने लेडिक सेल पे काम किया और स्टिमुलेट किया किसको, एंड्रोजन के सिक्रीशन और एंड्रोजन के सिंथेसिस को। तो क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गया और उसने लेडिक सेल को सिग्नल दिया कि आप क्या करो, सिंथेसिस करो और सिक्रीशन करो किसका, एंड्रोजन का। एंड्रोजन मेल हार्मोन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब एंड्रोजन इन टर्म स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। तो पहले क्या हुआ कि जो LH है, LH गया लेडिक सेल के पास, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गया लेडिक सेल के पास, और लेडिक सेल ने फिर जो है एंड्रोजन सिक्रीट किया, और ये जो एंड्रोजन है इसने स्टिमुलेट किया क्या,
मेटोजेनेसिस को। तो थोड़ा सा हम ध्यान लगाएंगे। क्या हुआ, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, फिर ये गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ये हार्मोन, इसने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया कि फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज किया, और गोनाडोट्रोपिन्स में जो LH है, LH गया किसके पास, LH गया लेडिक सेल के पास, और लेडिक सेल को सिग्नल दिया कि आप क्या रिलीज करो, आप रिलीज करो एंड्रोजन। ठीक है, तो लेडिक सेल ने एंड्रोजन रिलीज किया, और ये फिर जो एंड्रोजन है इसने स्टिमुलेट किया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। तो थोड़ा सा समझने की टर्म है आसान, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके साथ एक हार्मोन रिलीज हुआ था जिसे हम क्या कह रहे हैं, FSH कह रहे हैं। अब FSH किसके ऊपर जो है काम करेगा, FSH काम करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर, सर्टोली सेल्स के ऊपर। अब देखिए सर्टोली सेल का काम हमने देख लिया था, क्या हुआ, सर्टोली सेल हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है ना। सर्टोली सेल के ऊपर काम किया, और सर्टोली सेल क्या कर रही है, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प कर रही है। तो जो LH है और FSH है, दोनों आए, दोनों ने क्या कर दिया कि कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को जो है स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि एक स्पर्म जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जरा देख लेते हैं। स्पर्म के अंदर हेड होगा, नेक होगा, मिडल पीस होगा और टेल होगा। हेड होगा, नेक होगा, मिडल पीस होगा और टेल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया, ये रीजन जो हो जाता है हेड हो जाता है। हेड के बाद ये जो रीजन है जिसे इसे हम क्या कहेंगे, नेक कहेंगे। फिर ये जो रीजन हो गया ये मिडिल पीस हो गया। कौन सा, ये जो रीजन हो गया ये मिडिल पीस हो गया, ये हमारा हेड हो जाता है, स्पर्म का हेड हो जाता है। और ये जो रीजन है जिसे हम नेक कह रहे हैं, ये अलग ही नेक जैसा हमको दिख रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, और ये जो पीछे का रीजन है ये हो गया टेल। अब सभी के एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं, किसके क्या फंक्शन है। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है एक्रोसोम, क्या लिखा हुआ है, एक्रोसोम। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो स्पर्म का एक्रोसोम है, ये एक्चुअली स्पर्म जो है वो एक सेल है। स्पर्म क्या है, एक कंप्लीट सेल है। तो सेल के अंदर क्या होता है, गोल्जी बॉडी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो एक्रोसोम क्या करता है, एक्चुअली गोल्जी बॉडी के अंदर लाइटिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं लाइटिक एंजाइम। और एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का ही मॉडिफिकेशन है। तो ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाता है कि जो एक्रोसोम है ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये जो एक्रोसोम है ये गोल्जी बॉडी का जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट MP सेट की एग्जाम में पूछा गया था कि जो एक्रोसोम है वो किसका मॉडिफिकेशन है स्पर्म के अंदर। तो ध्यान रखेंगे एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा। इसका काम हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे कि एक्रोसोम का काम क्या होगा, ठीक है। इसके बाद जो हेड है अगर हम देखें तो जो हेड है, हेड के अंदर क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। उसके बाद जो मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, एनर्जी सोर्स होगा, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। अब स्विमिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई जो टेल है, एक्चुअली जो स्पर्म की टेल है, स्पर्म माइग्रेट होता हुआ जाता है कहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्प्यूला तक। लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका था लास्ट वीडियो में कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से स्पर्म जो है माइग्रेट होता हुआ जाएगा। तो ये फेलोपियन ट्यूब का ये वाला रीजन जो एम्प्यूला वाला रीजन है, यहाँ तक, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना होगा। तो यहाँ तक जाने में कौन हेल्प करेगा, ये टेल हेल्प करेगी, इसे माइग्रेट करने में टेल जो है हेल्प करेगी। और टेल को क्या चाहिए भाई, टेल को चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से होगी, ये मिडिल पीस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और एनर्जी प्रोड्यूस करके मोटालिटी में हेल्प करेगा। मोटालिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। मोटालिटी का क्या मतलब है कि ये जो स्पर्म है इसके पास भाई पैर तो है नहीं स्पर्म के पास कि चल के जाएगा, तो क्या है इसके पास टेल है। तो ये टेल को माइग्रेट करता हुआ जो टेल है इसको मोटालिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। और मोटालिटी किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूला के पास। तो एम्प्यूला तक पहुंचना है तो हमें क्या चाहिए, टेल का मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, मिडल पीस के पास। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब क्या होगा, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। लास्ट वीडियो में देख चुके थे लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म निकला तो वो कुछ एक्सेसरी डक्ट से होते हुए रिलीज हुआ। सबसे पहले एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंसेस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट।
अब क्या होता है, ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये सारी जो डक्ट्स है, इनके अंदर क्या होगा, सेमिनल प्लाज्मा जो है रिलीज होता है। ये जो एक्चुअली ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो सेमिनल प्लाज्मा को रिलीज करती है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। और ये सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिल जाता है और ये क्या बना लेता है, सीमेन बना लेता है। ये भी मैं आपको बता चुका था, ठीक है ना। सेमिनल प्लाज्मा किसके साथ, स्पर्म के साथ मिलके सीमेन जो है बनाता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन। तो जो एक्सेसरी ग्लैंड के जो फंक्शन होते हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन जो है इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद ये तो हो गई हमारी मेल गैमेटोजेनेसिस की कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें हमें क्लियर हुई, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्लियर हुई। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम एक बार डायग्राम से देखते हैं। ये जो है स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनियम मतलब हम सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, एक सेल जो है इसको हम स्पर्मेटोगोनियम कह रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम बहुत सारी थी, उसमें से कुछ डेवलप होकर प्राइमरी oocyte बनी। अब स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी oocyte दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या थे, डिप्लॉइड थे। मतलब अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये हमने देखा था, ये दोनों डिप्लॉइड है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटिड बना और स्पर्मेटोजोआ बने। ये सब स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये हैप्लॉइड हो गए। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, प्राइमरी से सेकेंडरी बने तो दो बने, एक से दो बने, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और उसके बाद फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, जिससे क्या बना, स्पर्मेटिड बना, ठीक है। स्पर्मेटिड बनने के बाद क्या हुआ कि ये स्पर्मेटिड का मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन करके क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन गया। और इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, स्पर्मियोजेनेसिस कह दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये स्पर्म बन गया, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जो है बन गया, तो ये एम्बेडेड था किससे, सर्टोली सेल से। अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, रिलीज होगा, कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा। और रिलीज होने की प्रोसेस को हमने स्पर्मिएशन कह दिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या कि ये प्रोसेस कब हुई, प्यूबर्टी स्टार्ट होने पे हुई। प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किए और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज किया। गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने लेडिक सेल के ऊपर काम किया और एंड्रोजन को सिक्रीट किया। और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसने क्या किया, सर्टोली सेल के ऊपर काम किया। और इन दोनों ने क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि जो एक स्पर्म है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे। तो हमने देखा कि जो स्पर्म है उसके अंदर हेड होगा एक, ठीक है। हेड के अंदर दो चीजें होंगी, एक हेड के अंदर सबसे सामने, हेड के ऊपर जो सबसे सामने है वो एक्रोसोम होगा। और एक्रोसोम मैंने बताया था किसका मॉडिफिकेशन है, गोल्जी बॉडी का। वहीं अगर हम हेड के अंदर देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हेड के अंदर हमको हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सबसे मेन पार्ट जो है हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या हो गया, एनर्जी रिलीज करना हो गया। उसके बाद हमें देखने को मिल रही है टेल, ठीक है। टेल का काम क्या हो गया, मोटालिटी या माइग्रेशन का काम हो गया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह स्पर्म को जाना है तो ये टेल जो है मूवमेंट इसको या मोटालिटी इसको प्रोवाइड करेगी। और इस टेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इस माइटोकॉन्ड्रिया से जो है मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो स्पर्म है ये जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हुआ तो ये एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंसेस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ से चल होके आया। तो ये क्या हुआ, सेमिनल वेसिकल हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है, वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये हो जाता है। ये क्या करती है, ये कुछ ये जो है ये सेमिनल प्लाज्मा को रिलीज करती है, ये सेमिनल प्लाज्मा को रिलीज करती है। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये स्पर्म के साथ मिलके क्या बनाता है, सीमेन बनाता है, ये देखा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने अब इसके बाद जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अब हम देखेंगे oogenesis की प्रोसेस। अब हम क्या देखेंगे, oogenesis की प्रोसेस देखेंगे। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम जो है देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं oogenesis की प्रोसेस। तो हमने देखा है कि जो फीमेल गैमीट के प्रोड्यूस होने की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, oogenesis कह रहे हैं। अब क्या होगा, oogenesis की प्रोसेस, यहाँ पर नई चीज आती है दोस्तों। हमने बोला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, प्यूबर्टी से। लेकिन oogenesis की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई, ये हुई एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के साथ साथ। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट मतलब जो फीटस है
उसके अंदर ही ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गई oogenesis की। और क्या बने, उस फीटल स्टेज के अंदर जो फीटस है उसके अंदर ही क्या हुआ कि मिलियन गैमिट मदर सेल बनी, मिलियन ऑफ गैमिट मदर सेल, बहुत सारे ऊगोनिया जो है बने। गैमिट मदर सेल को ही हम ऊगोनिया कह रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जब जो फीटल ओवरी है, फीटल ओवरी के अंदर ही बने कोई भी ऊगोनिया जो है जन्म के बाद या बर्थ के बाद कोई भी स्पर्मेटोगोनिया नहीं बनता, ऊगोनिया नहीं बनता है। ऊगोनिया कहाँ बने, केवल एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में, मतलब फीटस की जो फीटल ओवरी है उसके अंदर ही केवल ऊगोनिया बने। ठीक है ना, यहाँ तक हमें चीजें ध्यान हो गई। लेकिन हुआ क्या कि ये जो ऊगोनिया है, ये जो ऊगोनिया है, इन्होंने क्या किया, प्रोफेज फर्स्ट मतलब मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज फर्स्ट किया और ये हो गए अरेस्टेड। अरेस्टेड का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये प्रोसेस रुक गई। ऊगोनिया का हुआ मियोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज फर्स्ट, मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज फर्स्ट जो है वो अरेस्टेड हो गया। अरेस्टेड हो गया मतलब रुक गया, प्रोफेज फर्स्ट पे ये प्रोसेस रुक गई। और ये रुकी हुई स्टेज में हमने इसे क्या बोला, इसे हमने प्राइमरी oocyte बोला। क्या बोला, प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है, अब ये प्रोसेस रुकी हुई है, ये प्रोसेस रुकी हुई है प्रोफेज फर्स्ट। अब ये वेट करेगी कि इसका प्यूबर्टी, ये जो है ये प्यूबर्टी का वेट करेगी ये प्रोसेस। ठीक है ना, तो प्राइमरी oocyte जो है ये अरेस्टेड क्या हुआ, प्राइमरी oocyte की स्टेज में ये प्रोसेस जो है अरेस्टेड हो गई। अब क्या हुआ, अब देखेंगे। अब हुआ क्या कि ये जो प्राइमरी oocyte है इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बनती गई। क्या हुआ, ये जो प्राइमरी oocyte है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देखें कि ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या हुआ कि चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की जो है लेयर बन गई। मैं आपको यहाँ पर बना के जो है बता देता हूँ। क्या हुआ कि एक मिनट, ये देखिए, ये कोई प्राइमरी oocyte और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ इस तरीके से ग्रेनुलोसा सेल्स की जो है लेयर बन गई। अब होता क्या है कि ये जो लेयर है, इस लेयर के बनने के बाद हमने इसे क्या कह दिया, कंप्लीट स्ट्रक्चर को। इसके अंदर प्राइमरी oocyte है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर के अंदर क्या हुआ, प्राइमरी oocyte हुआ। और ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जब कवर हो गया तो इसे हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इसे हमने क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल। अभी हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte, इनमें तो oocyte और फॉलिकल में डिफरेंस ध्यान रखेंगे कि जो oocyte है, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बना के बता देता हूँ। क्या होगा कि ये कोई oocyte है, ठीक है ना, ये कोई oocyte है। अब क्या होगा कि इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ कुछ सेल्स अरेंज हो जाएगी, इसके चारों तरफ कुछ सेल्स जो है अरेंज हो जाएगी। अब ये जो सेल्स इसके चारों तरफ अरेंज हो गई तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं, इसे हम प्राइमरी oocyte कह रहे हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, प्राइमरी फॉलिकल कहला रहा है। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल इस स्टेज में डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही ओवरी के हर एक ओवरी के अंदर जो है बचते हैं। कब तक, प्यूबर्टी तक। भाई जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक इसमें केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बच पाते हैं हर एक ओवरी में, बाकी सब क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स और ज़्यादा अरेंज हो जाएगी। भाई ग्रेनुलोसा सेल्स जो है प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर जो थी, ये और ज़्यादा अरेंज जो है हो गई। अब और ज़्यादा अरेंज हो गई तो क्या हुआ कि ये लेयर क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, ये लेयर क्या हो जाती, डबल हो जाती, ये लेयर डबल हो गई तो और ज़्यादा सेल्स अरेंज हो गई। अब क्या हुआ कि अब जब ये और ज़्यादा सेल्स अरेंज हो गई तो इसे हमने क्या कह दिया, सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया। ग्रेनुलोसा सेल्स कम थी, प्राइमरी फॉलिकल था, ग्रेनुलोसा सेल और आके अरेंज हो गई, इसे हमने क्या कह दिया, सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया। अब क्या होगा कि फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, ट्रांसफॉर्म ऐसे हुआ कि इसके अंदर एक कैविटी बन गई। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक कैविटी बन गई, एक कैविटी जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम एंट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, एंट्रम कहेंगे। ठीक है, तो एंट्रम किसका कैरेक्टर हो गया, ये ध्यान रखेंगे। एंट्रम किस में बन रही है, एंट्रम टर्सरी फॉलिकल में बन रही है, ध्यान रखेंगे। प्राइमरी फॉलिकल
मतलब ग्रेनुलोसा सेल की सिंगल लेयर बनी थी, जब उसे प्राइमरी फॉलिकल कह रहे थे, ग्रेनुलोसा सेल और ज़्यादा आके अरेंज हो गई तो उसे हमने सेकेंडरी फॉलिकल कहा। फिर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर एक कैविटी बन गई जिसे हमने क्या कहा, एंट्रम कहा। जब एंट्रम जब इसके अंदर बन गई तो इसे हमने क्या बोला, इसे हमने टर्सरी फॉलिकल बोला। अब क्या होगा, अब ये जो टर्सरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल की जो लेयर है उसे फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया। एक्चुअली हम क्या होता है कि लेयर को क्या कहते हैं, हम थीका कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने डाइथीका सेंथर कहा था ना। ठीक है, तो जो लेयर है, ठीक है, जो थीका लेयर है इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका, थीका इंटरना, मतलब जो हर एक थीका है, जैसे प्लांट्स में हमने थीका देखा था, ठीक है ना, वैसे यहाँ पर भी देखना है कि जो थीका इंटरना, मतलब अंदर की लेयर जो है उसे थीका इंटरना कह रहे हैं अंदर की लेयर को, और बाहर की लेयर को क्या कह रहे हैं, थीका एक्सटर्ना कह रहे हैं। अंदर की लेयर थीका इंटरना और बाहर वाली लेयर जो है उसे हम थीका एक्सटर्ना जो है कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट ड्रॉ योर अटेंशन दैट द स्टेज ऑफ प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है ना, अभी हमने केवल प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल की बात की है, लेकिन अभी तक ये जो अंदर oocyte है ये प्राइमरी oocyte ही है। ये ध्यान रखने की चीज है कि ये जो अभी तक जो अंदर oocyte है, ये ब्लू कलर में मैंने बनाया है, ये अभी तक प्राइमरी oocyte ही है। अब क्या होगा कि अब इसका होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और ये मियोटिक डिवीजन होगा अनइक्वल मतलब अब क्या हो रहा है, ये फॉलिकल के अंदर का काम चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फॉलिकल के अंदर एक अनइक्वल डिवीजन हो रहा है कि एक सेल बन रही है छोटी और एक सेल बन रही है बड़ी। मतलब प्राइमरी oocyte का अनइक्वल डिवीजन हुआ, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। छोटी सेल को हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्या, इसे पोलर बॉडी कह रहे हैं क्योंकि ये पहला डिवीजन है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की पोलर बॉडी है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, तो छोटी सेल जिसे हम पोलर बॉडी कह रहे हैं, और जो बड़ी सेल हुई, बड़ी सेल जिसे हमने क्या बोला, सेकेंडरी oocyte बोला। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये हैप्लॉइड, ठीक है, सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। और प्राइमरी oocyte क्या था, प्राइमरी oocyte दोस्तों डिप्लॉइड था, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, प्राइमरी oocyte क्या था, डिप्लॉइड था। अब ये काम किसके अंदर चल रहा है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर चल रहा है, ये इसका थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि एक और डिवीजन हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ। मियोसिस सेकेंड में एक और पोलर बॉडी बना, और वो पोलर बॉडी भी डीजेनरेट हो गया। मतलब पोलर बॉडी के कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, ये पोलर बॉडी क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो सेकेंडरी oocyte है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंडरी oocyte जो है ये ही रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद यही जो है ओवम बनाएगा। कैसे बनाएगा इसको देखेंगे। देखिए क्या हुआ कि जो टर्सरी फॉलिकल था, अभी हम फॉलिकल पे जाते, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है फॉलिकल और oocyte में, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो एक्चुअली जो फॉलिकल है, फॉलिकल का मतलब कि बाहर क्या हुआ, ग्रेनुलोसा सेल्स ने लेयर बना ली तो उसे हमने फॉलिकल कह दिया। फॉलिकल के अंदर क्या है, oocyte है। तो अभी हम oocyte में कहाँ, कौन सी स्टेज पे आए, oocyte में हम सेकेंडरी oocyte की स्टेज पे आए, और फॉलिकल में किस स्टेज पे आ गए, टर्सरी फॉलिकल। मतलब टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि ये जो टर्सरी फॉलिकल है, ये टर्सरी फॉलिकल क्या होता है, ये टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होके क्या बना लेता है, ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है दोस्तों। क्या बना लेता है, ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है। ये चीजें समझ में आ गई। अब क्या होगा कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए, हम डायग्राम से जरा देख लें कि ये जो है, देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल से क्या हुआ कि ये सेकेंडरी फॉलिकल बना। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेल्स का अरेंजमेंट कम है, फिर कम सेल थी, उससे क्या हुआ, कौन सी सेल, हम किस सेल की बात कर रहे हैं, ग्रेनुलोसा सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ग्रेनुलोसा सेल ज्यादा हुई, कम थी पहले, ज्यादा हुई, सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर इसके अंदर एक कैविटी बन गई। ये जो कैविटी है, ये कैविटी बन गई जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंट्रम कह रहे हैं। और ये एंट्रम जब दिखने लग गई तो हमने इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, टर्सरी फॉलिकल बोल दिया। अब क्या हुआ, ये टर्सरी फॉलिकल क्या हुआ, मैच्योर हुआ, और मैच्योर होने के बाद इसे हमने क्या बोल दिया, ग्राफियन फॉलिकल बोल दिया। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या हुआ कि अब ये जो प्रोसेस, जब ये प्रोसेस चलती आ रही थी, मतलब इसके ऊपर सेल्स का अरेंजमेंट हो रहा था, तब तक क्या हुआ कि इसके अंदर एक मियोटिक डिवीजन हुआ। क्या हुआ, इसके अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ, और मियोटिक डिवीजन से क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बन गए। मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल तक आने तक तो क्या हुआ कि जो टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte था, फिर ये प्राइमरी oocyte जो है इसने डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद इसने क्या बना लिया, सेकेंडरी oocyte बना लिया,
ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अब क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, और सेकेंडरी oocyte क्या हुआ, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है, और ये जब रिलीज हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ओवम जो है कहते हैं। अब क्या होगा कि द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। अब एक्चुअली एक नई चीज आ गई। अब नई चीज क्या आ गई कि ये जो है, मैं एक बार फिर से इसको आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये जो ओवम है, ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में और ओवम में क्या अंतर है। तो भाई जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte ने अपने चारों तरफ एक लेयर बना ली, अपने चारों तरफ एक लेयर बना ली, ठीक है, इस तरीके से। और उस लेयर का नाम क्या हुआ दोस्तों, उस लेयर का नाम हुआ जोना पेलुसिडा। क्या हुआ, जोना पेलुसिडा हुआ, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब जोना पेलुसिडा बनी, जोना पेलुसिडा, यहाँ पे जोना पेलुसिडा बन गई, और जोना पेलुसिडा बनने के बाद ये क्या हो गया, रप्चर हो गया। क्या रप्चर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद यहाँ से निकल गया ओवम, यहाँ से ओवम जो है रिलीज हो गया, और ओवम के रिलीज होने की प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन कहलाती है। ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। एक बार फिर से चार्ट से देखें और कंपैरिजन करें, दोनों प्रोसेस का हम कंपैरिजन करें, और ये फिर ये वाला सेशन फिर हम खत्म करेंगे। अब देखें क्या हुआ, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पहले देखेंगे, साथ ही साथ कंपैरिजन में oogenesis देखेंगे। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ कि माइटोटिक डिवीजन हुआ, मतलब माइटोसिस हुआ, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कब हुआ, एट प्यूबर्टी। ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुई, प्यूबर्टी एज में स्टार्ट हुई, ठीक है ना। प्यूबर्टी एज में क्या हुआ, फिर इसके अंदर डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन होकर इसने क्या बना लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिए। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, मियोटिक डिवीजन हुआ। तो यहाँ पर अब मियोटिक डिवीजन हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बने, ये कैसे बने, ये हैप्लॉइड बने, ठीक है ना, ये जो है हैप्लॉइड बने। अब ये जो डिवीजन हुआ, इसमें क्या हुआ कि इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उससे क्या बने, स्पर्मेटिड बने, ठीक है। सेकेंडरी ये देखिए, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन गए। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड हो गया, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन करके इसने क्या बना लिया, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बना लिया। तो ठीक है, इतनी चीजें हमें क्लियर हुई। इसके बाद क्या कह रहे हैं, वो oogenesis की प्रोसेस देख रहे हैं। oogenesis में क्या हुआ देखते हैं जरा। oogenesis में ये प्रोसेस हुई माइटोटिक डिफरेंशिएशन, और ये कब हुआ, ये हुआ फीटल लाइफ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फीटल लाइफ, मतलब जो फीटस है उसके अंदर ही ये प्रोसेस हो रही। क्या, ऊगोनिया का माइटोटिक डिफरेंशिएशन, मतलब माइटोसिस होगा इसके अंदर, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करके इसने क्या बना लिया, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में ये जो है अरेस्टेड हो जाती है, ये प्रोसेस रुक जाती है। कब तक रुकी रहेगी, बर्थ हो जाएगा, चाइल्डहुड खत्म हो जाएगा, और प्यूबर्टी आ जाएगी। प्यूबर्टी आने के बाद, प्यूबर्टी आने के बाद क्या होगा, प्यूबर्टी आने के बाद जो है हार्मोन का सिक्रीशन होगा, गोनेडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद यहाँ से मियोटिक डिवीजन वापस से स्टार्ट होगा, और वापस से स्टार्ट होगा तो ये जो प्राइमरी oocyte है ये सेकेंडरी oocyte बना लेगा, और एक पोलर बॉडी बना लेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte जो बना है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte का फिर डिवीजन होगा, और ये सेकेंड पोलर बॉडी बना लेगा, और दूसरा जो बना है ओवम हो जाएगा। तो सेकेंडरी oocyte में और ओवम में एक डिफरेंस था कि सेकेंडरी oocyte के ऊपर अगर एक लेयर आ जाती है जिसे हम जोना पेलुसिडा कह रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ओवम जो है कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद की प्रोसेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन अच्छे से समझने के लिए, एनसीईआरटी का पूरा कंसेप्ट समझने के लिए हमें इस कंप्लीट वीडियो को जो है कंप्लीट करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं